कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हमने प्रैक्टिस सेट 24 तक कवर अप कर लिया है। ठीक है, और आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 25। ठीक है, इसके अंदर हम मिसलिनियस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विद विच ऑफ द फॉलोइंग जैकोब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड टू। देखिए जो जैकोब्सन ऑर्गन होता है ये एक्चुअली बेसिकली स्मेलिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, स्मेलिंग एजेंट की तरह काम करता है। और कहाँ पर करता है काम? ये स्नेक्स में। जो स्नेक्स होते हैं ये आप कह लीजिए रेप्टाइल्स होती हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन स्नेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर स्मेलिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, स्मेलिंग एजेंट का काम करता है जैकोब्सन ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्मेलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, स्मेलिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, और जो पॉइजन वाला जो एरिया होता है बेसिकली स्नेक्स में या और भी जो एनिमल्स हैं उसमें, जो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्लाइवा होता है, स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो स्लेवरी ग्लैंड होता है इन स्नेक्स के अंदर वो इनका पॉइजनिंग ग्लैंड की तरह वर्क करता है। पॉइजनिंग ग्लैंड होता है वो उनका। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर द आर्टिकल। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे टाइप के अधिकार हैं जुरिडिक्शन के लिए। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपिलिएट जुरिडिक्शन, इस तरीके से कई सारे पार्ट्स आते हैं। तो इसमें पूछा है कि जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन का जो क्षेत्र है, अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है 143 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 143 आर्टिकल जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 131, ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? ये होता है कि सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच के कोई विवाद है, झगड़ा है, उसको निपटारा करना। या फिर स्टेट और स्टेट, मतलब एक स्टेट और दो स्टेट या दो तीन स्टेटों के बीच का जो भी डिस्प्यूट है उसको निपटारा करना, ये बेसिकली ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के। देन आर्टिकल 132 आपका एपिलिएट जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। एपिलिएट मतलब किसी भी रिजल्ट से या जजमेंट से, ठीक है, आप लोअर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गया, उससे संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने केस को लेकर। ठीक है, तो ये अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है 132। 131 ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और हमारा जो क्वेश्चन था एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, उसके लिए है हमारा आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय संहिता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ। देखो जय संहिता कहा जाता है किसको? महाभारत को। महाभारत को कहा जाता है जय संहिता। और महाभारत को लिखा था किसने? वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखा था। ओके, और महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है। इसको लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में, कन्वर्ट किया था किसने? बदौनी ने। बदौनी ने कन्वर्ट किया था और उसे कहा जाता है वहाँ पर पर्शिया में रज्मनामा के नाम से इसे जाना जाता है, किसे? महाभारत को। ठीक है, पर्शिया में। ध्यान रखना है, वेद व्यास ने लिखा था। और यहाँ पर देखिए भगवत गीता लिखी है, तो भगवत गीता जो है ये भी क्या है? पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत जो काव्य है, ग्रंथ है, उसका नॉट काव्य, दैट्स ग्रंथ, तो उसका एक पार्ट है भगवत गीता। और जो पंचतंत्र है आपका, ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ जो थी वो लिखी थी विष्णुगुप्त ने। नहीं सॉरी, नॉट विष्णु शर्मा ने। ठीक है, रामायण रामायण जो है वाल्मीकि ने लिखी है। ठीक है, या ध्यान रखना है आपको, रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। और रामचरित मानस, ठीक है, ठीक है, ये लिखी है तुलसीदास ने। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, तो ध्यान रखना है, रामायण वाल्मीकि और रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? मतलब देखिए फूड चेन मतलब एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आपको कोई बच्चा है, बर्थ होती है उसकी, तो बर्थ होती है वो 0 ईयर का होता है, फिर धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप वो अटेन करता है अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स। 0 to 100 ईयर्स का
और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब ये क्या एक लाइफ चेन है, सिस्टम है ना, स्टेपिंग्स है। तो इसी तरीके से फूड चेन भी एक तरीके की स्टेप्स होती है, जिसके अंदर ग्रास होगी, पहले घास उगेगी, घास को कौन खाएगा, गोट बकरियाँ खाएंगी, और बकरियों को कौन खाता है, ह्यूमन बींग्स, मतलब जो मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंगो और ये वाला ऑप्शन नहीं आता, आपका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर 2, ग्रास गोट एंड ह्यूमन। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली फूड चेन है, मतलब इसको ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया ह्यूमन ने, ठीक है। ह्यूमन जो है वो ग्रास को डायरेक्टली भी खा लेता है, ठीक है, और ह्यूमन, ठीक है, इस तरीके से ये फूड चेन चलती है। अब देखिए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन अगर जो इन्वॉल्व है, मतलब अगर जो यहाँ पर इंसेक्ट्स भी आते हैं और भी एनिमल्स आते हैं, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उस चीज़ को जो यहाँ देखिए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उस चीज़ को कहते हैं फूड वेब, ठीक है। फूड वेब मतलब एक जो मकड़ी होती है ना, वेब, जाला, है ना, तो दैट इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज अरीबदा? अरीबदा क्या होता है, देखिए अरीबदा होता है मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिले टर्टल, ठीक है, ऑलिव रिले टर्टल, यहाँ पे टर्टल होना चाहिए था, टर्टल, ठीक है। टर्टल क्या होता है, टर्टल होता है आपका कछुआ, कछुआ, ठीक है, कछुआ, ठीक है। ये आपका जानते ही हैं आप लोग, इसकी लाइफ स्पैन जो है अर्थ पर सॉरी, लाइफ स्पैन अर्थ पर सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स की रहती है इसकी, ठीक है। और ये काफ़ी स्लो चलता है, खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी बचपन में, तो वही है। और ये जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका जो उड़ीसा के तट हैं, उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, उनकी मास नेस्टिंग, ठीक है, उसको कहा जाता है अरीवता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की जो कॉपी है, ठीक है, वो किसने लिखी थी, ये पूछा गया। तो वो लिखी थी प्रेम बिहारी रायजादा ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, प्रेम बिहारी रायजादा। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा ने। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है, जो इंडिया का फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, ट्राई कलर, है ना, ट्राई कलर फ्लैग जो है, उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वो है पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, ठीक है, नाम ध्यान रखना है, पिंगाली वेंकैया जी ने ट्राई कलर जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन किया था, ठीक है। और जो ये है बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बारे में तो जानते ही होंगे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, ठीक है। और मेहर मूवमेंट से संबंधित है, मेहर मूवमेंट इनके दौरान चालू हुआ था, मेहर मूवमेंट, ठीक है। और एक पेपर इनके द्वारा लिखा गया था, पेपर चलता था, इन चलाया था इन्होंने, इसका नाम था मोक नायक, मोक नायक पेपर, ठीक है। और जो यहाँ पर है सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया गया था जिसे कहते थे CR फॉर्मूला, ठीक है। और सी राजगोपालाचारी वही व्यक्ति हैं जो पहले फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर आप कह लीजिए वॉइस रॉय, फर्स्ट फर्स्ट इंडियन थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया की, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वॉइस रॉय बने थे, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, जो भारतीय बने थे, सी राजगोपालाचार्य। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सॉरी, फर्स्ट होम मिनिस्टर। और इनको जो सरदार का टाइटल है, ये एक सत्याग्रह हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, और बारदोली सत्याग्रह हुआ था आपका केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, ठीक है, जहाँ पर सरदार पटेल जी की जो मूर्ति है स्थापित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वहाँ की जो औरतें थीं, लेडीज़ थी, उन्होंने ये टाइटल, सरदार का टाइटल जो है इन्हें दिया था, ठीक है। और सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था प्रेम बिहारी रायजादा। नेक्स्ट है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच, कि क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है कि एक ऐसा इन्वायरमेंटल, नॉट इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल सेक्टर है जहाँ पर इनकमिंग बंद होती है, आउटगोइंग बंद होती है। मतलब कोई भी बिजनेस में, मतलब ये ऐसा मार्केट होता है बेसिकली,
इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं होगा, अंदर नहीं आएगा, मतलब कोई भी व्यापारी अंदर व्यापार करने नहीं आएगा, मतलब इंपोर्ट बंद होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, कोई भी व्यापारी बाहर व्यापार करने नहीं जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी सामान जो है बाहर से अंदर नहीं आएगा और अंदर से बाहर नहीं जाएगा, ये आइसोलेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये होती है आपकी क्लोज इकोनॉमी, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। तो क्लोज इकोनॉमी यही होती है आपकी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड बाय, जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा की, इसकी स्थापना एक्चुअली जब कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर के अंदर हुई थी, सिंगापुर में, ठीक है। कब कोई कब हुई थी, 1942 में, ठीक है। कई लोगों को पता होगा, हो सकता है ये कंफ्यूजन रहे लोगों को कि ये इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आईएनए कहते हैं शॉर्ट में, तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है, नहीं, एक्चुअली इसकी शुरुआत करी थी कैप्टन मोहन सिंह ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो रहेगा कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस भी दिया हुआ है, बट 1942 में कैप्टन सिंगापुर में इन्होंने शुरुआत करी थी। उसके बाद जो 1943 में, 1943 के अंदर, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो इसकी कमान है पूरी इंडियन नेशनल आर्मी की, उसकी कमान सौंप दी गई थी, ठीक। सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी है, इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल, स्ट्रगल नाम की जो एक बुक है वो सुभाष चंद्र बोस की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। और देखिए एक्चुअली उसके अंदर जो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह तो शुरू की थी, बट इन्हें हेल्प किसने की थी, जापानीज ने की थी, हेल्प करने वाले जो थे जापान के लोग थे, जापानीज थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस से एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, वो भी हमें पता होनी जानी चाहिए। तो जो 1938, ठीक है, 1938 के आसपास जो 38 39 का जो आईएनसी का सेशन था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, उसमें एज अ प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है। और 1930 पहले टर्म में तो रहे, फिर दोबारा ये 1939 के अंदर दोबारा चुने गए प्रेसिडेंट, बट जो महात्मा गांधी जी थे तो वो चाहते थे कि जो किसी और को बनाना है ना, तो उसकी वजह से इन्होंने अपनी पद से त्याग दे दिया था, ठीक है, उधर हम ज़्यादा नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। और ये जो आपके चंद्रशेखर आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में, ठीक है, 1928 के अंदर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करी थी, किसी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस थे आपके, और भगत सिंह, राजगुरु, ये सभी लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन और इसी ग्रुप के साथ में मिले हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मोहन सिंह, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। देखिए ब्रिक्स ग्रुप, तो जो ब्रिक वर्ड है ये एक्चुअली ब्रिक्स नहीं था, पहले था ये ब्रिक, BRIC, बी आपका था ब्राजील, आर रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक। बट 2010 के अंदर हमने इसमें एस ऐड किया, मतलब हमने नहीं पूरा बेसिकली एस ऐड हुआ ब्रिक्स। तो एस कौन था, ये था आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये एक ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, संघाई, संघाई चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कौन मेंबर नहीं है, देखिए इंडोनेशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर नहीं है इंडोनेशिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स के कौन कौन सी कंट्री मेंबर्स हैं, कौन 2010 में ऐड हुआ और कौन उसका मेंबर नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट इंडियन टेक्स्ट ऑन म्यूजिक। जो म्यूजिक के बारे में बात करता है जो टेक्स्ट है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड के टाइम की, तो वैदिक एज में ये सारे चीज़ें हुआ करती थी। तो इनसे म्यूजिक के बारे में कौन सा वेद बात करता है, कहता है मतलब वेद में लिखा गया है, ठीक है, तो वो है म्यूजिक के बारे में साम वेद के अंदर, जो शाम वेद है इसके अंदर जो है म्यूजिक के बारे में बात करी गई है, ठीक है। और जो इस वेद में को पढ़ता था, प्रोनाउंस करता था, मतलब उसको पंडित जो बेसिकली हुआ करते थे पंडित, ठीक है, उसको कहते थे वगाती, वगाती, ठीक है, वगाती, ध्यान रखना है, जो पंडित होता था वो वगाती कहलाता था। सामवेद के अंदर म्यूजिक के बारे में बात करी गई है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद
एक्चुअली आयुर्वेद के बारे में बात करता है। किसके बारे में? आयुर्वेद, मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में बात करता है आपका यजुर्वेद। नहीं नहीं, जस्ट मिनट, सॉरी, आयुर्वेद के बारे में नहीं बात करता है, ये बात करता है वॉरशिप, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वॉरशिप ऑफ, वॉरशिप और चैंट्स और मंत्रों के बारे में, मतलब इन सब पूजा पाठ के बारे में बेसिकली एक तरीके से मोटा मोटा बात करें तो यजुर्वेद में पूजा पाठ के बारे में बताया गया है। ठीक है। और फिर जो अथर्ववेद वेद होता है, अथर्ववेद के अंदर जो ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और पुरुषोक्ता जो मंडल है, ठीक है, ये एक्चुअली ऋग्वेद का जो पार्ट है, ठीक, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है वो पहला वेद है, जो फर्स्ट वेद रहा है आपके एंशियंट टेक्स्ट के अंदर, तो ऋग्वेद इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वेद। ठीक है। और इसको पढ़ने वाला जो पंडित होता था उसे कहते थे होत्री, होत्री। ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सामवेद। और इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यजुर्वेद आपका वर्शिप और चैंट मंत्रास इन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, ये आयुर्वेद के बारे में नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज पियर बिल्ड बाय द इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे के द्वारा एक दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट ब्रिज पियर जो है वो बनाया गया है। ये बनाया गया है कहाँ पर? नोने वैली में। नोने वैली, नोने वैली कहाँ है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। ठीक है। और ये ब्रिज जो है लगभग, ये जो सॉरी, ये जो ब्रिज रहेगा ये कितनी हाइट पर रहेगा? ये 141 मीटर की हाइट पर बना है और बन रहा है बेसिकली। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होना है 2023 तक का टास्क है कि इसको इस टाइम तक कंप्लीट होना है। इस रेलवे प्रोजेक्ट है, तो रेलवे प्रोजेक्ट मतलब किसी एक पर्टिकुलर लिंक लाइन पर होगा, तो वो लिंक लाइन है जीरीबम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि लगभग 111 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है बेसिकली। ठीक है, मणिपुर के अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ? ठीक है, तो कुकिंग द सेव योर लाइफ इज द बुक रिटन बाय अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, अभिजीत बैनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जो चेयरपर्सन कौन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम? ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन है करंट टाइम पर वो कौन है, ये पूछा गया है। तो वो है विवेक जौहरी। ठीक है, और विवेक जौहरी ने ये पदभार संभाला है अपना 1 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ध्यान रखना, विवेक जौहरी जो चेयरपर्सन बने हैं अभी 4 महीने पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के। ठीक है। आर्मी चीफ ऑब्जर्व मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति। ठीक है, दक्षिण शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आर्मी चीफ, अब बताइए आप, आपके आर्मी चीफ कौन है? कौन है? एमएम नरवणे। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, ये है आपके आर्मी चीफ। और इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति देखी है बेसिकली। तो इस, ये जो ऑपरेशन हुआ बेसिकली, ऑपरेशन ही, ये जो प्रोग्राम हुआ, एक्सरसाइज हुआ दक्षिण शक्ति, ये कहाँ पर हुआ? ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया। ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके होने वाले, क्योंकि देखिए अभी तक हुए नहीं हैं, सीडीएस होने वाले हैं। ठीक है, सीडीएस का जो पोस्ट है वो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली शायद यही बनेंगे अगले सीडीएस, सेकंड सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस कौन रहे हैं? फर्स्ट सीडीएस रहे हैं, फर्स्ट वाले वो रहे हैं जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले प्लेन दुर्घटना के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी, सॉरी हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और हेलीकॉप्टर क्रैश क्या हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट? पुअरेस्ट स्टेट, सबसे पुअरेस्ट इन इंडिया एट ऑल द डायमेंशंस ऑफ इनॉग्रल नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स। जो एक ये रिपोर्ट है बेसिकली, मल्टी डायमेंशनल पुअरिटी इंडेक्स रिलीज की गई थी, इसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब देखिए ये पुअर मतलब इन टर्म्स ऑफ द बेसिकली पॉपुलेशन के टर्म्स में है, कि मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, तो उस पॉपुलेशन, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो 100 में से कितने लोग जो है वो पुअर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं? तो इस कैटेगरी में, ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर जो बिहार रहा है वो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर जो
पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 51%, अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है, इसका कुछ और फिगर भी है मुझे याद नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 51% है। तो 51% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो पुअरेस्ट पुअर है, बेसिकली आधी जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आती है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेट। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पर स्टेट है वो है आपका झारखंड। झारखंड के अंदर आपका 42% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इस गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। थर्ड नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं वो है 37%, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है इन सभी स्टेट्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बिहार। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल। देखिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये भारत की तीन बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, ठीक है, तीन बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज हैं। इन्होंने एक अनाउंस किया है लॉन्च करने के लिए एक स्कीम, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट स्कीम लॉन्च करने की बात कही है। वो स्कीम क्या है ये पूछा गया है। तो वो स्कीम है मॉडल रिटेल आउटलेट, ठीक है, मॉडल रिटेल आउटलेट। और इसके साथ में एक और स्कीम है वो लॉन्च करने आ रहे हैं, इसे कहते हैं डिजिटल नॉट डिजिटल डीजल डिजिटल कस्टमर फीडबैक प्रोग्राम, फीडबैक प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो कस्टमर्स हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं ऑयल कंपनीज की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स और बाकी सब चीज़ों के बारे में। तो इसको इसको नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को बेसिकली दर्पण पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये दो प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो मॉडल रिटेल आउटलेट इज अ प्रोग्राम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, हैज सेट कम अ न्यू प्रोजेक्ट with an objective to boost, preserve and traditional नामदा क्राफ्ट। एक नामदा क्राफ्ट है उसको प्रिजर्व और करना चाहते हैं, मतलब उस क्राफ्ट को जो कला है उसको बचा कर उसको आगे प्रमोट करना चाहते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। लोगों को क्या है ना, एक्चुअली क्या ट्रेडिशनल चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उसको बचाना है, उसको प्रमोट करना है। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है उसने ऑब्जेक्टिव रखा है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो नामदा क्राफ्ट जो है ये किस स्टेट से या किस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करती है ये पूछा गया है। तो जो नामदा क्राफ्ट है ये बेसिकली कहाँ की है, श्रीनगर की। श्रीनगर कहाँ पर, कश्मीर में। कश्मीर मतलब हम जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट, ये एक और बुक है द लोन वुल्फ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रेस्क्यू ऑफ शेख हसीना। तो ये जो बुक है ये बेसिकली लिखी गई है नेहा त्रिवेदी के द्वारा। नेहा त्रिवेदी, आपको नाम ध्यान रखना, ये वो नहीं है, नेहा त्रिवेदी ने ये बुक लिखी है द लोन वुल्फ द अनटोल्ड स्टोरी रेस्क्यू ऑफ हसीना शेख। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे आईएनसी के, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वो थे सॉरी वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब थे, 1887 के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पर जो सेशन हुआ था उसे कहते हैं मद्रास सेशन, ठीक है, मद्रास सेशन। और जो एक और चीज़ है इंटरनेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1885 में, नॉट 1885 के अंदर ए ओ ह्यूम के द्वारा करी गई थी। ये भी ध्यान रखना है, आपको पेपर पूछ लेते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो इस टाइम पर जो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ बेसिकली 87 के 1857 के बाद जो कौन थे यहाँ पर, जो पद था बेसिकली वॉइस रॉय, या फिर आप गवर्नर जनरल की बात कर लें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली और एक और नाम है इनके साथ में शौकत अली, ठीक। तो ये दोनों लोग जो है किस चीज़ से संबंधित हैं, ये दोनों लोगों का जो रिलेशन रहा है वो खिलाफत जो मूवमेंट रही उससे संबंधित रहा है। अब्दुल कलाम जो लिखा हुआ है, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इनका जो बर्थ डे होता है, जन्म दिवस, ठीक है, वो आपकी 11 नवंबर को आती है। और 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में हम मनाते हैं 11
नवंबर को, ठीक है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। जो बुक है वो इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज कौन कौन सी है? देखिए वायरल डिजीज इनमें से मिसल्स है, मिसल्स। क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिसल। मिसल इज अ वायरल डिजीज। देखिए मिसल एक्चुअली ये क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं खसरा। खसरा, खसरा की जो बीमारी होती है उसे कहते हैं मिजल्स, ठीक है। ये एक वायरस के द्वारा होती है, उस वायरस का नाम है रूबेला वायरस, रूबेला वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। अब जो ये बेरी बेरी है, बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी डिजीज होता है विटामिन B1 की कमी की वजह से। विटामिन B1 जो होता है उसकी कमी की वजह से आपका बेरी बेरी नामक जो है डिजीज देखने को मिलता है, ठीक है। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी, ठीक है। और फिलैरिस, फिलैरिस आपका एक तरीके का बैक्टीरिया से रिलेटेड बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिजल्स, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इस पर्टिकुलर सेट के, सेट नंबर 25 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे सर्कुलेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।